नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ में बन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 सिविक्स से इम्पोर्टेंट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, है ना। उसी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज में है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र में सत्ता किसमें निहित होती है? ऑप्शन है आपका ए जनता, बी सरकार, सी विधायिका, डी कार्यपालिका। तो लोकतंत्र में सत्ता को अस्थायी करने के लिए, है ना, या सत्ता का चुनाव करने के लिए, सरकार का चुनाव करने के लिए, या अपने शासक को चुनने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? जनता के पास होता है। हाँ, यानी बी ऑप्शन जो सरकार है इसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका में हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, है ना। और डी, वहाँ पर भी हमारे ही प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो जो मेन अधिकार होता है सरकार को चुनने का या शासक को चुनने का, वो किसके हाथ में होता है? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, जनता के हाथ में होता है। तो लोकतंत्र में सत्ता किसमें निहित होती है? जनता के हाथों में निहित होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? अब बेल्जियम का लोकेशन पूछ रहा है कि ये किस महाद्वीप में है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उस समय एग्जामिनर आपके माइंड को रीड करना चाहता है कि आपका माइंड कितना डेवलपमेंट है ना। तो ऑप्शन ए देखेंगे उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों रॉन्ग है। बी ऑप्शन जो आपका यूरोप है ये सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है श्रीलंका से रिलेटेड, और पूछ रहा है उसमें कि श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ, यानी श्रीलंका को ब्रिटेन से कब आज़ादी मिली। तो श्रीलंका को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है 4 फरवरी 1948 में। कब मिलती है? 4 फरवरी 1948 में। अब देख लेंगे हमारा ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन ए 1948, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो फॉल्स है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 1948 में जैसे ही श्रीलंका को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है, तो 1956 में, है ना, 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनता है, और उस कानून के तहत सिंहली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। और यही बाद में चल करके गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है, क्योंकि बहुसंख्यकवाद की जो नीति होती है वो श्रीलंका में लागू हो जाती है ना। तो अब आप देख लेंगे कि 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। ये कंफर्म हुआ आपको, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, संघीय सरकार जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, यानी हमारा ऑप्शन ए है जो सही हो जाएगा। नहीं, राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार राज्य के स्तर पे होती है, प्रांतीय सरकारें और स्थानीय सरकारें ये भी अपने स्तर पे होती हैं, ठीक है। स्थानीय सरकारें और प्रांतीय सरकारें। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में, है ना, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? तो आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, डी है 5। हमारा ऑप्शन बी होगा जो 3, वो सही होगा। क्यों? क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 अंग होते हैं सरकार के। पहला जो आपका है वो क्या है, मैं यहाँ पे जगह थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला जो आपका है वो है आपका विधायिका, है ना। दूसरा जो है वो कार्यपालिका, और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। यही 3 अंग हैं आधुनिक लोकतंत्र के, जिनके भरोसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलती हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका से ही संबंधित है। श्रीलंका के जातीय समूह में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख है? प्रमुख का मतलब यहाँ पूछ रहा है कि श्रीलंका में कौन सी जाति जो है वो ज़्यादा
रूप से पाई जाती है या विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन ए है ईसाई व तमिल, ऑप्शन बी बौद्ध व हिंदू, ऑप्शन सी सिंहली व तमिल, ऑप्शन डी सिंहली व ईसाई। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, जो सी है वो सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंहलियों मतलब सिंहली और तमिल जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक के रूप में रहते हैं और तमिल अल्पसंख्यक रहते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों की वजह से इनकी बहुसंख्यता रहती है। इसी वजह से 1956 में सिंहली भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि आगे चल करके श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच में मतभेद पैदा करती है। ठीक है, जो कि जाकर के गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाने में बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य था। अब यहाँ पर हमसे बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है कि बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था जो कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाने के पक्ष में गया। ऑप्शन को पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने क्या उद्देश्य रखा होगा कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाए। ठीक है, तो ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाकर के हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन को पढ़ना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। अब जैसा कि हम जानते हैं ब्रुसेल्स और बेल्जियम दोनों जगह भाषाई रूप से काफी अंतर है। बेल्जियम में डच बोलने वाले की संख्या जो है वो ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कम है, और ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं और डच बोलने वालों की संख्या जो है वो कम है। तो अब बेल्जियम का प्राथमिक जो उद्देश्य होगा वो कहीं ना कहीं भाषा के तौर पे तो जरूर जाएगा। ठीक है, तो अब ढूंढेंगे कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो भाषा से लेकर के कुछ हमसे पूछ रहा है या कह रहा है। हाँ, तो देखेंगे ए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं ना वो हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं, सभी समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करना, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई मतलब नहीं था क्योंकि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई विशेष मतलब यहाँ पर नहीं है। स्थानीय कानूनों को लागू करना, नहीं, संघवाद में और विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें स्थानीय कानून को कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी की तरफ हम चलेंगे। ऑप्शन डी हमारा है, कह रहा है कि भाषाई समायोजन को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है भाषाई समायोजन को सुनिश्चित करना, और हम आपको अभी बताए हैं कि बेल्जियम में डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले कम हैं, यानी फ्रेंच जो है वो बेल्जियम में अल्पसंख्यक है और वही फ्रेंच ब्रुसेल्स में क्या है, बहुसंख्यक है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर यानी बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बनती है वो बनती है डच प्रभुत्व वाली, और ब्रुसेल्स में जो बनती है वो फ्रेंच प्रभुत्व वाली सरकार बनती है ना। तो ये जो प्राथमिक उद्देश्य था बेल्जियम का वो भाषा का संयोजन सुनिश्चित करना था। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम में कम से कम 2 या 3 या उससे भी अधिक संख्या में देखने को मिल जा सकते हैं आपको, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता के बंटवारे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। सत्ता के बंटवारे से संबंधित निम्नलिखित कथन को क्या करना है, पढ़ना है, विचार करना है, और जो जो सही होंगे उनको नीचे दिए गए आंसर में हमें टिक करना होगा। ठीक, पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन है, बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। अब देखिए ये जो बहुसंख्यकवाद दिखा रहा है ना, तो लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद है ही नहीं। जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं चलती हैं वहां पर बहुसंख्यकवाद है ही नहीं। और बहुसंख्यकवाद का मतलब ये हो गया कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतना ही ज्यादा उनका प्रभुत्व समाज पर रहेगा।
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में इस तरह के कार्यों के लिए या इस तरह की शासन व्यवस्था के लिए कोई जगह ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे अपना सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। यह विभिन्न समूहों में संतुलन और सामंजस्य बनाता है। इसको सत्ता के बंटवारे को बता रहा है कि अलग अलग समूहों में संतुलन और सामंजस्य बनाता है, यानी ऑप्शन सेकेंड सही है। ऑप्शन सेकेंड क्या है, सही है। ऑप्शन थर्ड की तरफ जा रहे हैं। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। बिल्कुल सही है, संघर्ष की संभावना को कम करता है, दोनों के बीच में टकराव को कम करता है। सत्ता का बंटवारा, अब सत्ता के बंटवारा की विशेषताएं भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी कि यह विभिन्न समूहों में संतुलन और सामंजस्य बनाता है। थर्ड है, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है, यानी जहां पर सत्ता की साझेदारी रहेगी वहां पर संघर्ष की संभावनाएं कम होंगी। ऑप्शन फोर है, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का सार है। बिल्कुल सही है ना। इसको हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सार है ना, क्योंकि सत्ता की साझेदारी में ही लोकतंत्र निवास करता है। या यूं भी कह सकते हैं कि जहां लोकतंत्र सफल है वहां पर सत्ता की साझेदारी वाली व्यवस्थाएं जो हैं उन्हीं की वजह से लोकतंत्र सफल है, लोकतांत्रिक देश वो है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ऑप्शन जो है उनमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में सही बताया गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें कह रहा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, देखिए जल्दी ही हमारा आंसर मिल गया। आंसर सेकेंड है, यानी बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसमें कह रहा है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। वो सत्ता के बंटवारे के संबंध में सही विचार रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, तब तो जब हम जान गए हैं तो सब गलत ही हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, और क्वेश्चन के जो विकल्प दिए होते हैं उन विकल्पों को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि आखिर ये कौन से विकल्प हैं जिससे वो पूछ रहा है उससे रिलेट हो रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद है अब जब आपको फेस करने को मिलेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञानपत भाई पन्ना सर से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, है ना।